हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं विवेक आपका अपने चैनल मनीषोमेट्री में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। जैसा कि आपको पता है, हमारे 10 क्वेश्चनों की सीरीज चल रही है, जिसमें आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं वो हम डेली आपको कराते हैं। तो उसका आइए आज नेक्स्ट एपिसोड में देखते हैं। शुरू करते हैं अपना आज के क्लास इस मोटिवेशनल कोटेशन के साथ। स्पष्ट है, जो कुछ कर नहीं सकते वह सलाह देते हैं, और जो मेहनत करते हैं वह दुनिया हिला देते हैं। दोस्तों, जिन्होंने लाइफ में कुछ नहीं किया होगा वो उपदेश आपको देंगे। आप अपनी मेहनत करिए, मेहनत के दम पे आप जो चाहते हैं वो सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। चलिए इसी के साथ हम आज की क्लास शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन, दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड एक एग्जाम में आपके पूछ ही रहा है, तो इसीलिए आज हम आपको ब्रांड एम्बेसडर के क्वेश्चन कराएंगे। इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बनते हैं ब्रांड एम्बेसडर के, वो सारे हम आपको कराएंगे। आप इनको तैयार कर लीजिएगा, देखिएगा आप एग्जाम में एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से आपको जरूर देखने को मिलेगा। तो आपका क्वेश्चन है, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। आप ध्यान रखिएगा, फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। ऑप्शन है आपके पास अमिताभ बच्चन, पंकज त्रिपाठी, विराट कोहली और युवराज सिंह। तो चलिए हम बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बारे में। इनको किस चीज़ का बनाया गया ब्रांड एम्बेसडर, तो अभी हाल ही में इनको एमवे का जो है ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन को बनाया गया है। ये गुजरात टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, तो ये क्वेश्चन भी आप याद रखिएगा। गुजरात टूरिज्म के भी ये जो है ब्रांड एम्बेसडर है। बात करूं दोस्तों मैं विराट कोहली की, तो आप इनको याद रखिएगा कि ये वीवो के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उबर इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर हैं, उबर इंडिया, वीवो, और आपका एमआरएफ टायर का आप देखते होंगे एडवर्टीजमेंट में, इनको एमआरएफ टायर के भी ये ब्रांड एम्बेसडर कौन है, विराट कोहली। साथियों मैं बात करूं युवराज सिंह की, तो युवराज सिंह को आप याद रखिएगा कि इनको पूमा का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। युवराज सिंह को पूमा का, और फिनो पेमेंट बैंक के ब्रांड एम्बेसडर आपके पंकज त्रिपाठी होंगे। तो आपका ऑप्शन नंबर बी सही आंसर होगा। अगर साथियों मैं बात करूं आपसे कि कुछ और ब्रांड एम्बेसडर के बारे में, तो आप याद रखिएगा एडिडास का जो है आपका ब्रांड एम्बेसडर, ये दीपिका पादुकोण को बनाया गया है। किसको, दीपिका पादुकोण को बनाया गया है एडिडास का। और अगर मैं साथियों बात करूं, एक बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन जो है, ये जो आपका हरियाणा से शुरू किया गया था पानीपत, इसका आप याद रखिएगा कि हरियाणा में साक्षी मलिक इसकी ब्रांड एम्बेसडर हैं। साक्षी मलिक ये आपकी हरियाणा में है, और अवनी लखेरा इनको जो है राजस्थान में बनाया गया है। किसको, अवनी लखेरा को। तो आप ये याद रखिएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बताइए आप हमको पानीपत हरियाणा में कौन से साल में चलाया गया था। चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, मनसबदारी प्रथा किसने चलाया था। दोस्तों क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये एग्जाम में पूछता है आपके, औरंगजेब, अकबर, शाहजहां, जहांगीर। तो अगर मैं बात करूं इसमें आपकी इसका आंसर, तो आप याद रखिएगा मनसबदारी प्रथा ये आपका अकबर ने चलाया था। किसने, अकबर ने। अकबर ने साथियों मुगल टाइम में, अकबर का जो टाइम पीरियड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अकबर से जो भी चीजें बन सकती हैं, आइए हम आपको उसको बता देते हैं। आप याद रखिएगा कि इसने गुलाम प्रथा को खत्म कर दिया था। गुलाम प्रथा को खत्म कर दिया था किसने, अकबर ने। ये आप इनसे याद रखिएगा, गुलाम प्रथा को खत्म कर दिया था। और 1573 में गुजरात पर इन्होंने विजय की थी, गुजरात को इन्होंने जीता था। तो 1573 गुजरात विजय, आप ये याद रखिएगा, गुलाम प्रथा को इन्होंने खत्म किया था। इनसे जो आपके और क्वेश्चन बन सकते हैं, बुलंद दरवाजा का निर्माण भी, बुलंद दरवाजा ये आप याद रखिएगा, इसका निर्माण अकबर ने ही करवाया था। और ये है कहां पे, तो आप ये भी याद रखिएगा, फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजे का इन्होंने निर्माण करवाया था। बात करूं साथियों इनकी मैं अगली, इन्होंने अगला काम क्या किया था, तो आप याद रखिएगा इबादत खाना की इन्होंने स्थापना की थी। इबादत खाना की स्थापना किन्होंने की थी, अकबर ने इबादत खाना की स्थापना भी करवाई थी।
यहाँ मैं लिख दे रहा हूँ, इन्होंने तुलादारी प्रथा भी चलाया था। तुलादारी प्रथा, तुलादारी प्रथा को भी इन्होंने चलाया था। साथियों अभी आपकी जब क्लास कंटिन्यू होगी, अभी आपकी क्वेश्चन की सीरीज जब खत्म होगी, उसके बाद आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इन सारी अलग अलग करके मैं क्लासेस आपको पढ़ाऊंगा और इन सब में आपको बहुत डीपली मैं बताऊंगा कि इसमें तुलादारी प्रथा क्या होती है, इबादत खाना किस लिए बनवाया गया था। अभी आप अपने एग्जाम के पर्पज से इन क्वेश्चनों को याद करके जाइएगा कि इबादत खाना अकबर ने बनवाया था, बुलंद दरवाजे का निर्माण भी कराया था उन्होंने, 1573 में गुजरात विजय और गुलाम प्रथा को भी उन्होंने खत्म किया था। तुलादारी प्रथा भी उन्होंने जो है चलाई थी। अगर मैं बात करूं इनके कुछ मॉन्यूमेंट की अकबर की, तो आप याद रखिएगा अकबर के मॉन्यूमेंट में आगरा का इन्होंने किला बनवाया था और प्रयागराज का किला, इलाहाबाद या फिर प्रयागराज का किला, ये 2 किले जो है अकबर ने बनवाए थे। तो आप ये दोनों क्वेश्चन भी याद रखिएगा इनसे। और मैंने आपको कल की भी क्लास में बताया था कि इनका मकबरा जो है अकबर का, वो कहां पर है। अगर आपसे मकबरा से संबंधित क्वेश्चन आ जाए तो आप याद रखिएगा सिकंदराबाद में, सिकंदराबाद में इनका मकबरा है। तो ये साथियों कुछ अकबर से क्वेश्चन बनते थे। आपका मनसबदारी प्रथा, गुलाम प्रथा, 1573 में गुजरात विजय और इसी विजय के बाद साथियों उन्होंने बुलंद दरवाजे का निर्माण करवाया था। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। अब बात करूं साथियों मैं इबादत खाना, तुलादारी प्रथा और आगरा का किला और प्रयागराज का किला भी अकबर ने ही बनवाया था। आइए हम देखते हैं हमारे जो और 3 ऑप्शन हैं इनमें से इन्होंने क्या किया था। तो इनके कुछ महत्वपूर्ण हम काम याद कर लेते हैं, देख लेते हैं जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट होंगे। तो अगर दोस्तों मैं बात करूं औरंगजेब की, तो आप याद रखिएगा कि औरंगजेब जो है आपका ये शाहजहां का बेटा था, शाहजहां का बेटा था। ये आप याद रखिएगा औरंगजेब, और इसने जो है इसको आलमगीर की उपाधि थी। किसकी? आलमगीर की उपाधि इसको मिली थी। और एक ये ऐसा शासक है साथियों, याद रखिएगा औरंगजेब, जिसने अपना 2 बार राज्याभिषेक करवाया था। तो आप ये बात याद रखिएगा, 2 बार इसका राज्याभिषेक हुआ था। आलमगीर की इसको उपाधि थी। और नौरोज त्योहार एक होता है, इसने उसको बंद करवाया था। नौरोज त्योहार को भी इसने क्या कर दिया था? बंद करवा दिया था। ये आपका स्टार्ट हुआ था दिल्ली सल्तनत में, इसने जाकर के नौरोज त्योहार को बंद करवा दिया था। तो ये क्वेश्चन आप कुछ इंपॉर्टेंट इनसे याद रखिएगा। बात करूं दोस्तों मैं शाहजहां के बारे में, तो शाहजहां के बारे में आप याद रखिएगा कि वास्तुकला का स्वर्णकाल, वास्तुकला का स्वर्णकाल शाहजहां के ही टाइम पीरियड को कहा जाता है। वास्तुकला का स्वर्णकाल, ताजमहल का निर्माण, आप जितनी भी मोस्टली लाल किला, ताजमहल, तो ये सारी चीजें जो है, ताजमहल, लाल किला, ताजमहल, आगरा का मतलब क्या बोलते हैं आपका, उसके बाद वास्तुकला में इनका हो गया ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, ये सारे कुछ मॉन्यूमेंट्स थे जिन्होंने शाहजहां ने बनवाए थे। और दोस्तों अगर इनसे आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि इनके बचपन का क्या नाम था, तो इनके बचपन का भी नाम आप याद रखिएगा, खुर्रम इनके बचपन का नाम था। तो ये क्वेश्चन कुछ दोस्तों शाहजहां से बनते हैं। जहांगीर के बारे में आप याद रखिएगा, चित्रकला का स्वर्णकाल, जहांगीर के बारे में मतलब जहांगीर के टाइम पे चित्रकला का स्वर्णकाल कहा जाता है। और 1608 ईस्वी में आप ये भी याद रखिएगा कि पहला ब्रिटिश जो था स्टीफन हॉकिंस, वो इनके टाइम पीरियड में ही आया था भारत में। और इनका मकबरा अगर आपसे पूछ ले तो मकबरा आप इनका याद रखिएगा कि इनका मकबरा लाहौर में है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपसे बनते थे वो दोस्तों इससे, जो मैंने आपको करा दिए हैं। औरंगजेब आप याद रखिएगा शाहजहां का लड़का था, आलमगीर की उपाधि उसको थी और नौरोज त्योहार को उसने बंद करवाया था, 2 बार उसका राज्याभिषेक हुआ था। बात करूं मैं शाहजहां की, तो शाहजहां वास्तुकला का स्वर्णकाल, ताजमहल, लाल किला, मोती मस्जिद, इनका निर्माण उन्होंने करवाया था। खुर्रम इनके बचपन का नाम था। जहांगीर की तो चित्रकला का स्वर्णकाल, 1608 ईस्वी में ब्रिटिश जो था पहला ब्रिटिश स्टीफन हॉकिंस, वो इन्हीं के दरबार में आया था। और आपके इसका आंसर हो जाएगा मनसबदारी प्रथा किसने चलाई थी, तो ये याद रखिएगा अकबर ने चलाई थी। चलिए दोस्तों हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों क्वेश्चन ये बहुत अच्छा है। ऐसे आपसे क्वेश्चन एक आयोग के बारे में आता ही है, या तो पूछेगा कि ये संवैधानिक है, गैर संवैधानिक है, या इसके जो सदस्य होते हैं या अध्यक्ष होते हैं उनका कार्यकाल कितना होता है, या फिर आपसे पूछ लेगा कि इसके सदस्य कितने होते हैं।
तो चलिए हम देखते हैं, हम रोज एक एक आयोग करेंगे जिससे हमारे सारे आयोग जो होंगे वो याद हो जाएंगे। तो आपके पास ऑप्शन है 8, 7, 6 और 5। तो जैसा कि मैं बताऊं दोस्तों, राष्ट्रीय मानवाधिकार आप याद रखिएगा कि इसका एक्ट जो था, इस अधिनियम, ये जो एक्ट अधिनियम इसका आया था, वो एक्ट इसका आया था 1993 में। ये बात आप याद रखिएगा कि 1993 में इसका एक्ट आया था और इसमें एक अध्यक्ष और प्लस 7 सदस्य होते हैं। ये बात आप याद रखिएगा कि इसका एक्ट 1993 में आया था। इसमें एक अध्यक्ष होते हैं और 7 सदस्य होते हैं। अगर मैं बात करूं कि इनकी नियुक्ति कौन करता है, तो नियुक्ति आप याद रखिएगा दोस्तों कि इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। इनकी नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति करता है। और अगर इस टाइम पर वर्तमान अध्यक्ष आपसे पूछ ले कि वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है, तो मैं बता दूं, आपको ये पता होना चाहिए, अरुण कुमार मिश्रा। अरुण कुमार मिश्रा जो है इसके अभी वर्तमान में अध्यक्ष हैं। तो ये क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि राष्ट्रीय मानवाधिकार कैसा आयोग है, तो आप याद रखिएगा ये संवैधानिक है। तो आप ये कुछ क्वेश्चंस इससे रिलेटेड याद रखिएगा दोस्तों। और अगर इसका हेडक्वार्टर आपसे पूछ ले, तो हेडक्वार्टर भी आप नोट कर लीजिए कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो आपका दिल्ली में है। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों बनते थे यहाँ से कि ये आयोग कब था? 1993 में इसका अधिनियम था। इसमें एक अध्यक्ष और 7 सदस्य होते हैं। इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। वर्तमान में इसके अध्यक्ष अरुण कुमार मिश्रा हैं। और इसमें सदस्य कितने होते हैं टोटल? एक सदस्य और एक अध्यक्ष को मिलाकर के 8 होते हैं। तो यहाँ आप मिस मत करिएगा, क्योंकि इसके अगर आपसे कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लेगा वो कि इसके सदस्य कितने होते हैं, तो अगर वहाँ अध्यक्ष आपसे नहीं पूछेगा तो आप याद रखिएगा कि इसमें अध्यक्ष को अगर आप मिला के लेंगे तो 8 होगा। अगर आप अध्यक्ष को हटा करके लेंगे तो फिर वहां पर 7 सदस्य होते हैं। मतलब सदस्य, एक अध्यक्ष और 7 सदस्य। तो हमने पूछा था कि कुल कितने सदस्य होते हैं, तो आप याद रखिएगा अध्यक्ष को हटा करके 7 होते हैं। इस बात को याद रखिएगा, सदस्य 7 ही होते हैं, बट अगर टोटल आप लेंगे तो टोटल 8 हो जाएंगे। तो इसका आंसर 8 होगा, क्योंकि अध्यक्ष और सदस्य को मिला करके टोटल 8 लोग इसमें होते हैं। और सिर्फ अगर आपको कुल ना लगा करके देगा, सिर्फ सदस्य देगा, तो आप याद रखिएगा 7 होगा उसका आंसर। ठीक है दोस्तों, चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये अनुच्छेद का क्वेश्चन है। मैं आपको डेली एक अनुच्छेद का क्वेश्चन कराता हूं, क्योंकि ये आपके जीडी के एग्जाम में, यूपीएसआई के एग्जाम में एक क्वेश्चन यहां से पूछता आपको। देखिए, आपको मैं आर्टिकल 32 भी करा सकता हूं, आर्टिकल 42 भी करा सकता हूं, आर्टिकल 44 भी करा सकता हूं। बट आप लोगों ने अगर थोड़ी बहुत पॉलिटी भी पढ़ी है तो ये सारे आपके आर्टिकल तैयार होंगे, और इनको बार बार पढ़ने से ही आपकी पॉलिटी अच्छी नहीं होगी। इसीलिए आप उसको डीपली पढ़िए और ऐसे क्वेश्चन पढ़िए जो आपके एग्जाम पर्पज से इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो चलिए, आज के सामने आपके ऑप्शन है कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान है। अब यहां आप बताइए कि किस आर्टिकल के तहत राज्यों में हाईकोर्ट जो है स्थापित किया जाता है। आपके पास ऑप्शन है दोस्तों 324, 214, 343 और 124। तो चलिए हम बात करते हैं दोस्तों 324 में क्या है। तो आप याद रखिएगा 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में 324 में बताया गया है। ये बात आप याद रखिएगा, निर्वाचन आयोग आपका 324 में है। मैं बात करूं 343 की दोस्तों, तो 343 में आप याद रखिएगा संघ की राजभाषा, भाषा से रिलेटेड जो भी चीजें हैं वो आपकी 343 में है। निर्वाचन आयोग आपका 324 में है। और 124 में अगर दोस्तों आपसे मैं बात करूं तो आप याद रखिएगा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना जो है आपका, ये आपका 124 में है। और अगर राज्यों में उच्च न्यायालय का प्रावधान, तो आप इस क्वेश्चन का आंसर याद रखिएगा 214 के तहत राज्यों में उच्च न्यायालय की स्थापना की जाती है। 324 में निर्वाचन आयोग, 343 में संघ की राजभाषा और 124 में सर्वोच्च न्यायालय का गठन किया जाता है। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दोस्तों बता दूं जो एग्जाम में रिपीट हो रहे हैं। आप अनुच्छेद 40 याद रखिएगा, ग्राम पंचायत का गठन, ये आप याद रखिएगा, ये एग्जाम में मोस्टली पूछ रहा है।
और यहीं से आप एक याद रखिएगा आर्टिकल 44, यहाँ पर जो है अनुच्छेद 44, ये आपकी सिविल संहिता से रिलेटेड है। तो ये बात आप याद रखिएगा जो गोवा में लगती है। तो ये आपका आर्टिकल 40, ये आपका आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायत, 44 में सिविल संहिता। और आपको पता होगा कि 32 के तहत क्या किया जाता है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए। चलिए हम अगले क्वेश्चन में चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है। हर्यक वंश की स्थापना किसने की थी? बिंदुसार, बिंबिसार, चंद्रगुप्त मौर्य और गोपाल। ये चारों शासक जो हैं, ये चारों शासक महत्वपूर्ण हैं। तो हर्यक वंश की स्थापना आपकी बिंबिसार ने की थी। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। बिंदुसार में आप कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि बिंदुसार और बिंबिसार जब भी ये क्वेश्चन आपको आएगा दोनों ऑप्शन में होंगे। तो आप याद रखिएगा कि बिंबिसार ने इस वंश की स्थापना की थी। अब अगर हम पूछे बिंबिसार, तो आप याद रखिएगा बिंबिसार के टाइम पीरियड में कि ये 544 ईस्वी में ये शासक थे और गिरिवज्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। गिरिवज्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। ये बात आप याद रखिएगा। इनकी कैपिटल कभी कभी पूछता है कि गिरिवज्र को अपनी राजधानी किसने बनाई थी, तो वो बनाई थी आपकी किसने? बिंबिसार ने। 544 ईस्वी पूर्व में ये जो है इनका शासन था। गिरिवज्र को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी। और एक राजा यही है दोस्तों जिसके बारे में आप याद रखना कि वैवाहिक जो है विवाह वाले संबंधों के तहत इसने अपने राज्य का जो है विस्तार किया था, कि ये विवाह के द्वारा विवाह करके जो है अपने राज्य को फैलाता था। तो अगर ऐसा कभी क्वेश्चन आपसे आ जाए तो आप याद रखिएगा कि वो बिंबिसार था। और अगर मैं आपसे पूछूं कि बिंबिसार, तो इसमें जो है हर्यक वंश से कुछ और महत्वपूर्ण रूलर के बारे में, तो आप याद रखिएगा अजातशत्रु ये भी इसी वंश का शासक था। और उदायन, ये दो और महत्वपूर्ण इनके टाइम पीरियड के शासनकाल में हुए थे। और इसके जो है पिता का नाम आप याद रखिएगा। इनके पिता के बारे में आपसे पूछ लिया जाए तो भाटी है। आप ये क्वेश्चन याद रखिएगा। भाटी इनके पिता का नाम है। और इनकी भाटी और आपका बिंबी, बिंबी करके, तो ये साथियों यही थोड़ा कंफ्यूजन था कि भाटी इनकी माता का नाम था और बिंबी इनके पिता थे। तो इस क्वेश्चन को आप क्लियर कर लीजिएगा। 544 ईस्वी पूर्व में इनका शासन था। गिरिराज को इन्होंने अपनी राजधानी बनाई थी और विवाह करके ये अपने साम्राज्य को बढ़ाते थे। उदायन और अजातशत्रु कुछ इनके शासन जो हर्यक वंश के कुछ महत्वपूर्ण रूलर हुए हैं। और भाटी इनकी माता थी और पिता इनके बिंबी थे। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा। अगर मैं बात करूं चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में दोस्तों, तो चंद्रगुप्त मौर्य आप याद रखिएगा कि मौर्य साम्राज्य के ये संस्थापक थे। और इन्होंने किस वंश को खत्म करके किया था, तो आप याद रखिएगा नंद वंश को इन्होंने खत्म किया था, नंद वंश। और उनका अंतिम शासक कौन है, ये क्वेश्चन में आपसे पूछता है। तो आप याद रखना धनानंद जो है वो इनका आखिरी रूलर था, जिसको चंद्रगुप्त मौर्य ने हरा करके मौर्य वंश की स्थापना की थी। इसमें एक ऑप्शन आपका साथियों गोपाल है। तो गोपाल के बारे में आप याद रखिएगा कि ये पाल वंश का शासक है। ये पाल वंश का शासक है। और पाल वंश की स्थापना भी गोपाल ने ही की थी। आप याद रखना दोस्तों, कभी कभी आपका कंफ्यूजन होगा कि पाल वंश का जो है शासन कहाँ पे था। तो ये आप याद रखना कि ये बंगाल और बिहार के बीच में इनका जो है शासन साम्राज्य पूरा पाल वंश का था। और गोपाल जो है, गोपाल प्रथम इसके जो है क्या बोलते हैं, इसकी स्थापना गोपाल प्रथम ने की थी। और अगर मैं बात करूं बिंदुसार के बारे में, तो आप याद रखिएगा चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र हैं। चंद्रगुप्त मौर्य के ये पुत्र थे बिंदुसार। ये भी मौर्य वंश से रिलेटेड है। और इनके अगर आपसे पुत्र के बारे में पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा ये बहुत महत्वपूर्ण रूलर हैं। अशोक जो है ये आपके बिंदुसार के ही पुत्र थे। तो इतने क्वेश्चन साथियों आपके यहाँ से बनते थे, वो हमने आपको करा दिए हैं। चलिए हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन साथियों ये बहुत महत्वपूर्ण है। एक निधन से क्वेश्चन मैंने आपको इसमें कराया है कि एक निधन से आपका निधन के पूछता ही है। तो चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। हाल ही में किस प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी का निधन हो गया है। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा कि आपको दिया हुआ बैडमिंटन खिलाड़ी।
तो क्वेश्चन आप हमेशा बहुत ध्यान से रीड करिएगा, क्योंकि क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है ये आपको बहुत जानना जरूरी है। और अगर आप वो नहीं देखोगे, कभी कभी क्या करता है किसी क्वेश्चन को यहाँ नहीं लगा देगा और आपने जल्दबाजी में उसको पढ़े और आप जो है गलत आंसर कर जाएंगे। तो इसीलिए हमेशा जो है इसको आप देखिएगा कि बैडमिंटन खिलाड़ी कौन, किसका निधन हुआ है। तो यशपाल शर्मा, नंदू नाटेकर, ये टे कर लीजिएगा, नंदू नाटेकर, कल्याण सिंह और दिलीप कुमार। तो चलिए दोस्तों, ये इन चारों का निधन हुआ है इसी साल। तो हम देख लेते हैं कि ये चारों किस किस फील्ड से रिलेट करते हैं। अगर मैं बात करूं दोस्तों यशपाल शर्मा की, तो यशपाल शर्मा के बारे में आप याद रखिएगा कि ये 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंडियन क्रिकेट टीम का, 1983 का जो वर्ल्ड कप हुआ था उस टीम के जो है ये सदस्य थे। तो आप इनके बारे में याद रखिएगा कि 1983 के वर्ल्ड कप में ये इंडियन टीम के जो है सदस्य थे। तो इनका संबंध किससे है, तो क्रिकेट से है, ये बात आप याद रखिएगा। यशपाल शर्मा 1983 के वर्ल्ड कप में ये प्लेयर थे, टीम के सदस्य थे, तो इनका निधन हो गया था। बात करूं मैं कल्याण सिंह की, तो कल्याण सिंह के बारे में आप सबको पता होना चाहिए कि ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के पूर्व सीएम थे, इनका हाल ही में निधन हो गया था। बाबरी मस्जिद का जो केस हुआ था, आप याद रखिएगा उस टाइम पर यही मुख्यमंत्री थे और इन्होंने जो क्या किया था कि पुलिस प्रशासन पे कार्रवाई न करते हुए अपना पद त्याग दिया था, जिसके लिए काफ़ी फेमस हुए थे। तो चलिए मैं बात करता हूँ दिलीप कुमार के बारे में। तो आप सबको पता होना चाहिए कि इनको ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। दिलीप कुमार को ट्रेजेडी किंग के नाम से जाना जाता है। अगर इनकी कुछ और आपको बताऊं तो इनका याद रखिएगा आप दोस्तों नाम, कि दिलीप कुमार इनका असली नाम नहीं था, इनका असली नाम था मोहम्मद यूसुफ खान, मोहम्मद यूसुफ खान। तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा कि दिलीप खान को ट्रेजेडी किंग बोलते हैं और मोहम्मद यूसुफ खान इनका नाम था। और इन्होंने साथियों, अब इनसे अगर क्वेश्चन बनेगा एग्जाम में आपके, तो 2-3 क्वेश्चन और इनसे जो बन सकते हैं मैं आपको करा देता हूं कि इन्होंने कब जो है अपना मतलब कैरियर स्टार्ट किया था, किस मूवी से, कुछ अगर ऐसा आ जाए, क्योंकि ये काफ़ी मतलब जो है बड़े एक्टर थे, तो इनके बारे में अगर कुछ पूछ लिया जाए तो आप याद रखिएगा कि इनका जो है पहला जो इनकी मूवी थी वो मूवी इनकी ज्वार भाटा थी। ज्वार भाटा ये इनकी पहली मूवी थी और ये 1944 में जो है आई थी। तो आप इस बात को याद रखिएगा। अगर इनसे आपका अंतिम पूछ ले तो अंतिम भी आप याद रखिएगा कि इनका आपका जो है अंतिम जो मूवी थी वो थी किला। इनकी अंतिम मूवी कौन सी थी, किला इनकी अंतिम मूवी थी। और इनके बारे में कुछ और इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन बन सकते हैं दोस्तों, वो मैं आपको बता दूं कि इनको 1994 में दादा साहब फाल्के अवार्ड दिया गया है। दादा साहब फाल्के अवार्ड इनको 1994 में दिया गया था और 2015 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। 2015 में इनको पद्म विभूषण भी दिया गया है। तो ये बात आप याद रखिएगा, इनसे जो क्वेश्चन बन सकते थे। और बैडमिंटन खिलाड़ी जिनका निधन हुआ है वो थे नंदू नाटेकर। तो ये क्वेश्चन को साथियों यहाँ से बनते थे। यशपाल शर्मा 1983 के वर्ल्ड कप के क्रिकेट टीम के सदस्य थे। कल्याण सिंह यूपी के सीएम, और क्या बोलते हैं दिलीप कुमार ट्रेजेडी किंग, मोहम्मद यूसुफ खान इनका नाम था। इनकी पहली मूवी ज्वार भाटा 1944 में आई थी। और किला इनकी जो है, अगर आपसे इसका भी सन पूछ ले तो याद रखिएगा 1998 में जो है किला का आपका लाइन की आखिरी मूवी थी। चलिए दोस्तों, और इससे 1-2 क्वेश्चन और बनते हैं, तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि 1-2 और जो अभी हाल ही में निधन हुए थे। आप लोग दोस्तों याद रखिएगा कि मेजर ध्यानचंद का भी निधन, वो भी पूछ सकता है आपको। मेजर ध्यानचंद तो ये जो है आपका एथलीट थे। इस क्वेश्चन को पूछ लेगा उनका गेम क्या था, या फिर पूछ लेगा उनको किस नाम से जाना जाता था, तो आप सबको पता होगा फ्लाइंग सिख के नाम से उनको जाना जाता है। अभी आपका हाल ही में निधन हो गया सुरेखा सिकरी, उनके बारे में आपसे पूछ ले तो याद रखिएगा कि ये मतलब जो है कलाकार थी। तो आप ये कुछ क्वेश्चंस इनसे याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज के अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, चंगेज खान ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया था? आपके ऑप्शन हैं बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश और रजिया सुल्तान। तो सबसे पहले मैं बात करूं दोस्तों आपको चंगेज खान के बारे में,
तो आप याद रखिएगा कि चंगेज खान ये मंगोल साम्राज्य से रिलेट करता है। किससे? मंगोल साम्राज्य। ये मंगोल साम्राज्य का शासक था चंगेज खान, और इसका जो क्षेत्र था, ये इसका शासन जो मंगोल साम्राज्य का था, तो वो 1221 से लेकर के 1327 के बीच में इनका पूरा मंगोल का शासन चलता था। और सिंधु नदी के जो आसपास का एरिया है, सिंधु नदी के आसपास का एरिया, उधर इनका क्षेत्र होता था। तो ये कुछ क्वेश्चंस आप याद रखिएगा। और चंगेज खान ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया? दोस्तों मंगोलों ने तो काफ़ी लंबे टाइम तक, उन्होंने कई शासकों के टाइम पीरियड पे आक्रमण किया है, बट अगर आपसे स्पेसिफिक पूछ लिया जाएगा कि चंगेज खान ने किसके शासनकाल में किया था, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा कि वो इल्तुतमिश के टाइम पीरियड पर इन्होंने जो है आक्रमण किया था। और बलबन के बारे में बताया जाता है कि इन्होंने चंगेज खान का महत्व काफ़ी कम कर दिया था। बलबन ने चंगेज खान से काफ़ी युद्ध बलबन ने लड़े थे, बट ये आपका क्वेश्चन है कि वो आया कब था, तो वो इल्तुतमिश के टाइम पर आया था, और बलबन के टाइम पे भी आया था। बट इल्तुतमिश टाइम की इसका मतलब आना होता है, और बलबन से युद्ध में इसका काफ़ी अस्तित्व कम हो जाता है दिल्ली सल्तनत के ऊपर। चलिए दोस्तों, मैं बात करूं बलबन के बारे में अगर, तो बलबन ने लौह और रक्त की नीति चलाई थी। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, लौह रक्त की नीति बलबन की थी। यहां से आपका क्वेश्चन बन सकता है। अलाउद्दीन खिलजी जो है आपका, ये खिलजी वन का दूसरा शासक था, ये आपको पता होना चाहिए। और बाजार प्रणाली और अलाई दरवाजा, इन दो चीज़ों का निर्माण, जो इसका एग्जाम में पूछता है अलाउद्दीन खिलजी का, तो आप याद रखिएगा कि अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार प्रणाली और अलाई दरवाजे का निर्माण करवाया था। इसमें आपकी क्वेश्चन साथियों रजिया सुल्तान है, तो आप याद रखिएगा कि ये भारत की पहली महिला शासिका है। इस क्वेश्चन को भी आप याद रखिएगा, पहली महिला शासिका रजिया सुल्तान। और ये किस वंश से रिलेट करती हैं, तो अगर आपको पूछ लिया जाए क्वेश्चन, तो याद रखिएगा गुलाम वंश, ये गुलाम वंश से रिलेट करती हैं। तो चंगेज खान ने किसके शासनकाल में आक्रमण किया, तो आपका ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। आज का अगला क्वेश्चन है दोस्तों, विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 किसने जीता है? आपके सामने ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, मुंबई और कर्नाटका। तो चलिए, अगर मैं बात करता हूँ विजय हजारे ट्रॉफी 2020-21 के बारे में, तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि इसका कौन सा संस्करण था ये। तो आप ये याद रखिएगा, ये इसका 19वां संस्करण था, ये इसका 19वां संस्करण था। अगर आपसे क्वेश्चन कोई इससे यहाँ से और रिलेट करके अगर आपसे पूछ सकता है वो कि इसको ये पहला संस्करण इसका कब हुआ था, तो इसका पहला आप याद रखिएगा दोस्तों, पहला इसका 2002-3 में हुआ था। 2002 से 3 में इसका पहला संस्करण हुआ था, और अभी इसका 19वां संस्करण था। सबसे ज़्यादा बार किस टीम ने जीता है, तो आपसे अगर ऐसा कोई क्वेश्चन पूछ ले कि विजय हजारे ट्रॉफी सबसे ज़्यादा विन कौन सी टीम हुई है, तो ये आप क्वेश्चन याद रखिएगा साथियों, तमिलनाडु ने इसको सबसे ज़्यादा बार जीता है। कितनी बार? 5 बार इन्होंने इस ट्रॉफी को जीता हुआ है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा। और हाल ही में 2020-21 का कौन सा अवार्ड जीता है, तो वो कौन सी टीम थी? मुंबई थी। मुंबई जो है 2020-21 की विजय हजारे ट्रॉफी की विजेता थी। और मुंबई ने कौन सी बार जीता है, तो ये आप याद रखिएगा, ये चौथी बार इन्होंने जीता है। 5 बार तमिलनाडु ने जीता है और 4 बार आपका मुंबई ने जीता है। अगर मैं बात करूं उस टाइम पर इसका फाइनल मैच किस टीम के साथ हुआ था, तो इस क्वेश्चन को आप याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश टीम के साथ इसका फाइनल मैच हुआ था, जिसमें जो है मुंबई ने उत्तर प्रदेश को हरा दिया था, और ये चौथी बार विनर हुई थी। अगर मैं बात करूं दोस्तों इसमें तमिलनाडु की, तो मैंने बताया कि ये सबसे ज़्यादा बार विजेता है, 5 बार। ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच में एक मैच हुआ था साथियों, जिसका फाइनल था, वो किस ट्रॉफी से रिलेटेड, आप वो हमें कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसमें कौन जीता था। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आज का अगला क्वेश्चन, संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख किस भाग में है? भाग 15, भाग 14, भाग 9 और भाग 20। जैसा कि आप सब लोगों को पता होगा साथियों कि संविधान में हमारे 22 भाग हैं, और जिनमें अमेंडमेंट करके इनको हम, अगर इनके हम सब पार्ट्स को जोड़ते हैं तो ये 25 हैं, और ऐसे मूल 22 हैं। अब इन 22 भागों में आपके क्या क्या दिए गए हैं, मैंने आपको भाग वाला भी बताया हुआ है पिछली क्लास में। तो चलिए इसका हम आंसर देखते हैं क्या होगा। तो जैसा कि मैंने आपको पिछली क्लास में दोस्तों बताया है
कि भाग 15 आप याद रखिएगा। आज फिर से मैं बता दे रहा हूँ आपको इन सब में कि निर्वाचन ये आपका भाग 15 में है। अगर आपसे पूछ ले दोस्तों भाग 14, तो भाग 14 में आप याद रखिएगा कि इसमें आपका संघ लोक सेवा आयोग या फिर सेवा से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं ये सारी चीज़ें आपकी भाग 14 में आती हैं। भाग 13 में वित्त आपका आ जाएगा, भाग 15 में निर्वाचन आपका आ जाएगा, और उसके बाद जो है भाग 16 में आपका स्पेशल केसेस से रिलेटेड चीज़ें आ जाएंगी। 17 अगर आपसे पूछ लेगा तो आप 17 में याद रखिएगा किसमें भाषा से रिलेटेड हैं, 17 में भाषा है। 18 आपका पूछ लेगा तो आप याद रखिएगा आपात से संबंधित 18 में है। और 20 अगर आपसे पूछ लेगा तो 20 में भी आप याद रखना दोस्तों संशोधन की प्रक्रिया जो भी दी गई है वो आपकी भाग 20 में दी गई है। अगर मैं भाग 9 के बारे में बात करूं दोस्तों तो भाग 9 आप याद रखिएगा पंचायत, भाग 9 पंचायत से संबंधित है। और 9A साथियों यहीं से अगर आपसे पूछ ले तो आप याद रखिएगा वो नगर पालिका भाग 9 में, और भाग 20 मैंने आपको बताया ये संशोधन से संबंधित है। तो ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट बनते थे। एक आप और याद रखिएगा 10 में अगर आपसे पूछ ले तो अनुसूचित जाति और जनजाति, इनके बारे में भाग 10 में बताया गया है। 11 पूछ ले तो केंद्र राज्य संबंध, आप ये बात भी याद रखिएगा। बाकी आपको स्टार्टिंग के हमने बताए हैं, आपको 1 से 10 तक तो याद ही होना चाहिए। बाकी 10 के बाद ये जो है आपकी वो मैंने आपको बता दिए हैं। भाग 15 में निर्वाचन है, भाग 14 में आपका जितनी भी सेवाएं आती हैं वो सारी चीज़ें होती हैं, 16 में स्पेशल केसेस से रिलेटेड है, और उसके बाद आपका 10 में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, 11 में केंद्र राज्य संबंध है, और उसके बाद जो है आपका 17 में भाषा है, 18 में आपातकाल है, और 9 में आपका पंचायत है, और 9 के ए में नगर पालिका है, और भाग 20 में संशोधन है। तो यहाँ से जो भी क्वेश्चन बनते थे दोस्तों वो हमने आपको बता दिए हैं, ये आप तैयार कर लीजिएगा। आपका इसका आंसर होगा संघ लोक सेवा आयोग का उल्लेख भाग 14 में है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों हम आज के अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 10 आज का अंतिम क्वेश्चन है दोस्तों, जो कि मैं आपको रोज़ एक डेज के कराता हूं, जिसमें से आपको डेज कंटिन्यू तैयार रहे, क्योंकि वो एग्ज़ाम में पूछता है। अभी हाल ही में पूछा था कि क्या बोलते हैं आपका पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है और विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, वो क्वेश्चन भी मैंने आपको पिछली क्लास में कराया है। आज मैं आपको विश्व मलेरिया दिवस के बारे में बता रहा हूँ, ये भी आप याद रखिएगा। इससे जुड़े जो क्वेश्चन मैं कराऊंगा आप देखिएगा ये एग्जाम में आपके जरूर आएंगे। तो चलिए मैं बात करता हूँ अगर दोस्तों 22 अप्रैल की, तो आप सबको पता होना चाहिए पृथ्वी दिवस, वो 22 अप्रैल को मनाया जाता है। 22 मई ये भी मैंने आपको बताया है जैव विविधता दिवस, आप ये क्वेश्चन भी याद रखिएगा। जैव विविधता दिवस 22 मई आपका मनाया जाता है। 25 दिसंबर ये भी मैंने आपको बताया है सुशासन दिवस। दोस्तों आप इनकी रोज़ तैयारी करिए, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे, आपको इनको रटने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इनको डेली देखते रहिए, ये आपको सारे तैयार हो जाएंगे। और अगर मैं विश्व मलेरिया दिवस के बारे में बात करूं दोस्तों, तो आपका मनाया जाता है 25 अप्रैल को, इसका आपका ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए हम देखते हैं कुछ और महत्वपूर्ण दिवस के बारे में जिनसे क्वेश्चन हम आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आप याद रखिएगा दोस्तों, अगर आपसे पूछ ले अप्रैल की और डेट के बारे में, तो 21 अप्रैल एक आपका इंपॉर्टेंट है। 21 अप्रैल में आपसे पूछ लेता है तो ये आप याद रखिएगा सिविल सेवा डे या सिविल सर्विस डे आपका मनाया जाता है 21 अप्रैल को। और 13 अप्रैल आप याद रखिएगा, 13 अप्रैल को भी मनाया जाता है, मतलब 13 अप्रैल को ही आपका एक डेट आप याद रखिएगा, जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को ही हुआ था। तो ये अप्रैल में कुछ इंपॉर्टेंट डेट बन सकते थे। मई के बारे में अगर साथियों में बात करूं तो आप 8 मई को याद रखिएगा रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है, रेड क्रॉस मनाया जाता है। 22 मई को मैंने बताया आपको जैव विविधता दिवस, और 31 मई भी आप याद रखिएगा तंबाकू निषेध दिवस। तंबाकू निषेध दिवस कब मनाया जाता है? 31 मई को। तो ये कुछ क्वेश्चन साथियों बनते थे आपके। मलेरिया दिवस 25 अप्रैल, सुशासन दिवस 25 दिसंबर, 22 मई को आपका मनाया जाता है जैव विविधता दिवस, 24 अप्रैल को पृथ्वी दिवस, तो और उसके बाद 8 मई को रेड क्रॉस, 21 को जो है 21 अप्रैल सिविल सर्विस डे, और 13 अप्रैल को जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919। तो
तो ये रहे साथियों आज के 10 क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको क्लास अच्छी लगी होगी। आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो आप लाइक सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा चैनल को, ताकि और लोगों तक पहुँच पाए। हम लोग आपके लिए मेहनत कर रहे हैं ताकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चंस आएँ। आप बस अपनी पढ़ाई करते रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन प्रोवाइड होंगे जो आपके एग्जाम में बहुत ही यूजफुल होंगे। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की क्लास खत्म करते हैं। सबको राधे राधे, जय श्री राम, जय हिंद।